हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। तो आज हम लोग 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस के बाद लास्ट में आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में हम देंगे। होमवर्क उसको याद कर लेना है, आप लोगों को एक टेबल देंगे जिसे याद कर लेना है। तो अभी आप लास्ट तक बने रहिए, पूरे 2 मार्क्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 4 डेफिनेशन, आज 4 2 मार्क्स देखेंगे। ऐसे तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन ज्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग 2 मार्क्स में ही देखेंगे क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा जाता है इन सब चीजों को। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, दूसरा होगा पोलर मॉलिक्यूल्स, थर्ड होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और उसके बाद होगा डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग 4 टॉपिक देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। हाँ, अगर आप इस पर डीपली एक एक को अलग अलग क्लास में समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे और वो फेसबुक पेज पर आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। तो ऐसे आप ध्यान रहे कि हम लोग का जो बोर्ड बेस के लिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें इतना ही जरूरी है कि इसको समझाया जाए, आपको समझ में आ जाए कि कह क्या रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहला, अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग है उसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत की परिरक्षण या स्थिर वैद्युत परिरक्षण। क्या है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो पहला जो है स्थिर वैद्युत परिरक्षण, दूसरा क्या होने वाला है? तो पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो ध्रुवीय अणु। क्या है? ध्रुवीय अणु। दूसरा है ध्रुवीय अणु, तीसरा क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अध्रुवीय अणु। और डाइलेक्ट्रिक, पारावैद्युत। तो देखते हैं कि एक एक करके चारों का, आप चाहे तो हिंदी आप लिख सकते हैं रोक रोक कर, लेकिन ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या है। तो बहुत आसान सी बात है, शिल्डिंग। तो आप लोगों को एक चीजें बताए हैं, इसके अंदर में ध्यान से देखिएगा। हम आपको एक चीज बताते हैं शिल्डिंग आपको समझने के लिए। एक देख रहे हैं, इंक का है। इसको ऊपर से अगर इसको खुला ऐसे ही नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जा सकता था, तो इसको क्या करते हैं, हवा से बचाने के लिए, क्योंकि हवा में आएगा तो सूख जाएगा, तो इसको बचाने के लिए ऊपर से कवर्ड कर दिया गया है। ये उसका शिल्डिंग हो गया ना। केज टाइप से बनाकर उसके अंदर, गुफा कोटा टाइप से बनाकर उसके अंदर में उसको सुरक्षित करने के लिए ये व्यवस्था किया गया है, ठीक है। इसकी व्यवस्था, जो इंक की व्यवस्था है, ऊपर से कवर लगाने की, इतना सेफ करने की क्या जरूरत है? तो जरूरत इसलिए है कि इसका इंक खत्म ना, सूख ना जाए। हवा के प्रभाव में जब आएगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा तो सूख जाएगा। तो उस तरह से बहुत सारे चीज। तो ध्यान रखिएगा, कुछ संवेदनशील पदार्थ होते हैं जो विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने से खराब हो सकते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने से खराब हो जाते हैं। तो उसको विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए, मतलब विद्युत क्षेत्र से संपर्क में नहीं, विद्युत क्षेत्र तो ऐसे उसका जो फील्ड होता है, जो फील्ड लाइंस होते हैं, वो तो आपके काल्पनिक है, इमेजिनरी है। तो जैसे उसके संपर्क में, मतलब उसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, रीजन में आते हैं, तो खराब हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि हम उसको क्या करते हैं, एक कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर का मतलब चालक, चालक के अंदर उसको रख देते हैं और उसके ऊपर से कितना भी क्षेत्र दीजिएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी क्षेत्र या किसी रीजन, तो किसी क्षेत्र को, छोटा सा क्षेत्र को विद्युत के प्रभाव से, अच्छा विद्युत के प्रभाव से सुरक्षित बचाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हम लोग शिल्डिंग, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोटर का इस्तेमाल करते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। तो हम आपको एक फोटो समझाते हैं, पहले उस फोटो को ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ध्यान रखिएगा, फैराडेज जो था ना, फैराडेज का केज था जो इसके इन्वेंशन का कारण, मतलब आप अगर इन्वेंटर देखिएगा तो इसका भी इन्वेंटर एक फैराडेज ही लिया जा सकता है। क्या है फैराडेज, क्या बताया था? तो फैराडेज केज था। तो फैराडेज केज का आजकल उपयोग कहाँ होता है? तो एमआरआई मशीन में, जिसमें बहुत सारी चीजें आपके शरीर में जो डिजीज होते हैं उसके लिए एमआरआई मशीन का हम लोग यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में। तो उसी एमआरआई का, तो जो मेडिकल फील्ड में फैराडेज केज का
इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एक इसी का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का एग्जाम्पल है। उसमें उसका उसी के मेथड से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बताया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए फैराडेज केज का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग और कैसा होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हम एक प्लेट लेते हैं, तो 2 प्लेट ले लिए। अब 2 प्लेट ले लिए तो ऊपर प्लस है, और नीचे माइनस है। तो प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाला बाहर की तरफ फील्ड देगा और माइनस वाला इधर तो देगा नहीं। अब अगर ध्यान से आप देखें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको समझ में बिल्कुल आने वाला है आपको। और ये हो जाएगा आपका, तो जैसे ही क्या होगा, तो जैसे ही आपका एक निकल रहा है, फील्ड दिखा रहा है, फील्ड दिखाते हुए लास्ट में आपका हो जाएगा क्या, तो अब ये ऐसा फील्ड बन रहा है। अब फील्ड के अंदर में हम लोग क्या किए हैं कि यहां पर एक कोटर रखा हुआ है, एक खोखला भाग रखा हुआ है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर जो खोखला गोला है, इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां होगा =0 हो जाएगा इसके अंदर में। चाहे हम उसके ऊपर में कितना भी फील्ड दे दें और चाहे हम कितना भी आवेश दे दें, इस कोटर के अंदर, इस खोखले गोले के अंदर कोई फील्ड नहीं बनेगा और ना ही कोई आवेश होगा। तो इसके अंदर E भी 0 हो जाएगा और Q भी 0 हो जाएगा। तो आप चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो डेफिनेशन आप लिखेंगे, किसी निश्चित क्षेत्र को, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, अच्छा, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए, अच्छा, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिस मेथड का उपयोग किया जाता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। तो जिस व्यवस्था का हम लोग उपयोग करते हैं किसी निश्चित क्षेत्र को, तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया ना, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युतीय या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए जिस व्यवस्था का, जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्लियर हो गया आपका। एक बात और याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का ही मेथड है जिसके कारण जब आदमी कार में बैठा होता है, थंडरिंग हो रहा हो, बिजली चमक रही हो, तो बिजली चमक रही हो तो आदमी को कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप कार में बैठे हुए हैं तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि फील्ड, जब बादल, ऊपर में बादल है, उसके पास भी चार्ज है, नीचे अर्थ है, इसके पास भी चार्ज है, दोनों के बीच में आप बने हुए हैं कार के अंदर। तो जितना भी फील्ड क्रिएट हो जाए, कितना भी फील्ड क्रिएट हो जाए, आप अगर कार के अंदर, पूरा कंडक्टर के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो आप सुरक्षित हैं, निकलने की जरूरत नहीं है। तो बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का शिल्डिंग आपको समझ में आया। अब इसका उपयोग क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का, तो इसका उपयोग है विद्युत संवेदनशील पदार्थों को सुरक्षित बचाने के लिए। तो कुछ दवा आता है, जो दवा को हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग से बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग करते हैं उसका, क्योंकि वो विद्युत के प्रभाव में ना आए, इसके लिए। ठीक है, तो अगला हम लोग देखने जा रहे हैं वो है पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत कॉमन सा बात है कि पोलर मॉलिक्यूल्स, तो आप पास सिर्फ 2 मार्क्स देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और आप लिखते भी चलिएगा। तो सबसे पहला पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते किसे हैं, तो देखिएगा, तो पोलर मॉलिक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु। तो वे अणु, अच्छा, इसका लिख लीजिए डेफिनेशन, वे अणु जिनकी आकृतियां, अच्छा,
आकृतियां, आकृतियां का मतलब शेप, मतलब उसका आकृति, आकार, ये तो कॉमन सी चीजें हैं। तो वे अणु जिनकी आकृतियां सममित नहीं होती, अच्छा सममित नहीं होती, सममित का मतलब बराबर टाइप का, ठीक है। तो वे आकृतियां, वे अणु जिनकी आकृतियां सममित नहीं होती उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल आप लोगों को दे दे रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। तो जैसे इसको हटा देते हैं और एग्जाम्पल देते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे H2O। अच्छा H2O, तो ये ऐसा अणु है जिनकी आकृतियां H2O के सममित नहीं होंगे। H तो समझते होंगे, H जो हाइड्रोजन के लिए और O जो है ऑक्सीजन के लिए, तो इसका तो 8 और इसका 1, तो इसका मतलब यहां पर सममित आकृतियां नहीं होगी। दूसरा क्या हो जाएगा? तो अगर ध्यान से देखिएगा तो H2O, दूसरा हो जाएगा आपका HCl, तीसरा हो जाएगा क्या? NH3। तो ऐसे करके सारे जो हो रहे हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछा जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल दे, मतलब ध्रुवीय अणु के उदाहरण दे। तो जैसे ही आपसे पूछा जाए कि ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, तो वे अणु जिनकी आकृतियां सममित नहीं होती है उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं। या एक और डेफिनेशन इसका याद रखिएगा, डेफिनेशन इसी के बाद आप लिख सकते हैं कि वे अणु जो बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैसे पदार्थ जो बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र मतलब बाहरी विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में धनात्मक केंद्र तथा ऋणात्मक केंद्र, अच्छा अणु का जो धनात्मक केंद्र होता है और ऋणात्मक केंद्र होता है एक दूसरे पर संपाती, मतलब ओवरलैप, अगर ओवरलैप ना हो तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे ध्रुवीय कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब धनात्मक केंद्र, अच्छा अणु का धनात्मक केंद्र और ऋणात्मक केंद्र एक दूसरे पर जब संपाती ना हो, मतलब ओवरलैप ना हो, तो उसे कहेंगे हम लोग क्या? ध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं? तो ये भी ध्यान से देखिएगा, तो वे अणु जिनकी आकृतियां संपाती हो, अच्छा संपाती का मतलब बराबर टाइप का हो, तो वे अणु जिनकी आकृतियां संपाती हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसका एक और एक उदाहरण याद रखिएगा, मतलब डेफिनेशन याद रखिएगा, तो वैसे अणु या पदार्थ जिनकी बाह्य विद्युत क्षेत्र की, अच्छा बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में, अच्छा अनुपस्थिति में मतलब नहीं, उपस्थित नहीं रहेगा, तो धनात्मक केंद्र बिंदु तथा ऋणात्मक केंद्र बिंदु एक दूसरे पर संपाती हो। इसके पहले वाले में ना हो, पोलर में ना हो और नॉन पोलर में हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जाम्पल कुछ ध्यान दीजिएगा तो समझ में आप लोग को आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ N2, दूसरा हुआ O2, तीसरा हुआ H2। तो आप देख रहे हैं N 2 बार, O 2 बार, CO2 भी इसमें लेते हैं, लेकिन जनरली वो दोनों के लिए कभी कभी एक्सेप्शन में आने लगता है वो, तो इसलिए हम यहाँ उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप 3 इसका और 3 इसका ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक को कहते हैं पारावैद्युत। तो मुख्यतः पारावैद्युत अचालक पदार्थ को कहा जाता है। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं पारावैद्युत पदार्थ मुख्यतः अचालक पदार्थ होती हैं। तो अचालक पदार्थ का मतलब क्या होता है? जैसे सूखी हुई लकड़ी, तो ये सब पेपर, तो ये सब अचालक जो पदार्थ हैं उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है, परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत ध्यान से रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक का मतलब परावैद्युत। तो परावैद्युत किसे कहते हैं? तो मुख्यतः अचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं। इसका एक और आपका डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन को, तो सामान्यतः विद्युत रोधी पदार्थों को, अच्छा सामान्यतः विद्युत रोधी पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। सामान्यतः विद्युत रोधी पदार्थों क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। एक और चीज इसके बाद में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परावैद्युत पदार्थ। तो वे पदार्थ, अच्छा वैसे पदार्थ जिनके फलक पर, अच्छा तो जिनके फलक का मतलब सतह, जो सतह होती है, जैसे अगर आप लेते हैं तो ऐसा है सतह। अब सतह पर क्या करें? विद्युत क्षेत्र आरोपित करें। अच्छा इस सतह पर अगर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें तो प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं।
क्या आवेश उत्पन्न हो जाते हैं? प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, फलक का मतलब ऊपर और नीचे जब हम फील्ड अगर यहाँ पर क्रिएट कर दें, प्लस रख दें इधर में, माइनस रख दें इधर में, ध्यान से अगर दिया जाए तो यहाँ पर प्रेरित आवेश, तो प्रेरित आवेश उत्पन्न होने का मतलब है कि प्लस के तरफ में माइनस चला जाए और इसके तरफ में प्लस आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये प्रेरित आवेश उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? प्रेरित आवेश। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन देना आप लोग मत भूलिएगा। तो इसका मतलब है कि प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाए। तो वे पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनके फलक पर विद्युत क्षेत्र प्रदान करने पर, देने पर, अच्छा, वे पदार्थ जिनके फलक पर विद्युत क्षेत्र देने पर प्रेरित आवेश, अच्छा, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश का मतलब कि प्लस वाले की तरफ माइनस हो गया, माइनस वाले की तरफ प्लस हो गया, प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाए, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वायु, एग्जाम्पल में जैसे ट्रांसफॉर्मर वायल, माइका, तो माइका सबसे अच्छा परावैद्युत पदार्थ है। माइका, तो माइका जो होता है, अब्रक जो झारखंड में सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे अच्छा परावैद्युत पदार्थ में से माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि परावैद्युत पदार्थ ट्रांसफॉर्मर वायल होता है। तो इसको कहाँ रखते हैं? तो उस परावैद्युत पदार्थ को हम लोग क्या करते थे? इसका उपयोग क्या है परावैद्युत पदार्थ का? तो परावैद्युत पदार्थ का संधारित्र के प्लेटों के सतहों के बीच में रख के उसकी धारिता बढ़ाई जाती है। अच्छा, तो संधारित्र के सतहों के मध्य रखकर स्थापित कर उसकी धारिता बढ़ाने के लिए परावैद्युत पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो इतना तक तो क्लियर आप लोग जान रहे हैं। तो ये रहा, और ये रहा आपका टेबल जिसको आपको याद करना है। तो नेक्स्ट आ रहा है टेबल, उसको आप लोग क्लियरली याद कर लीजिएगा। आज आप लोग को बनाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल से हम लोग का कैपेसिटर स्टार्ट हो रहा है, जो वन ऑफ द बेस्ट नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम लोग उसको अच्छा से देखेंगे और उस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको क्लियर करेंगे।